Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. In last lecture, we have completed our 5th chapter. Today, we are going to start with our new chapter, and this is the last chapter of the political science. So, let's start with our last chapter, India and the world. The evolution of Indian foreign policy can be traced back to the period before independence. अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या है, जो भी थी अपन वो बिफोर इंडिपेंडेंस का देख सकते हैं. लाइक अपना फॉरेन पॉलिसी, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस भी चालू था, बिकॉज दे वे ब्रिटिशर्स एंड दे यूज टू टेक ऑल द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडियन और रिटर्न फिनिश्ड गुड्स अपने यहाँ पे आते थे. It was an act in international relation even as a British colony. It participated in the Bretton Woods Conference that created the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development. अपन ने फिर इसमें पार्टिसिपेट किया, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस उसमें पार्टिसिपेट किया, सो दैट वी क्रिएट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने को पूरा बुरी तरह से लूट लिया था एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर अस टू रीएस्टैब्लिश. इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस दैट गिव फाइनल शेप टू द कैरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. अभी सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें यूएन कैरेक्टर को एक फॉर्म हुआ था. Post independence, Indian foreign policy was a continuation of the legacy of the British policy in some cases, wherein other it took position which were completely different from the British. अभी post independence क्या हुआ, अपनी foreign policy कैसे थी, it was like related to British policies and all, और कुछ क्या थी, कुछ ब्रिटिशर्स से पूरी अलग foreign policy थी. We begin this chapter with understanding the objectives and principles as well as the factors that influence the foreign policy of India. In this chapter, we are going to study the objectives of the Indian foreign policy and the principles and the factors that influence the foreign policy of India. So let's start with the objective of the foreign policy. क्यों चाहिए अपने को foreign policy? हाँ, इज देयर एनी नीड फॉर फॉरेन पॉलिसी? यस, अगर फॉरेन पॉलिसी रहेगी उसी पे तो अपन फॉरेन ट्रेड कर पाएंगे. फॉरेन ट्रेड अच्छे से कब कर पाएंगे, जब अपनी कुछ पॉलिसी डिफाइन हो, व्हेन एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड एंड वेल सेटल्ड, राइट. एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. हाँ, वन ऑफ द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. लाइक आपको पता है मेरे देश की फॉरेन पॉलिसी ये है, आप उस बेसिस पे क्या कर सकते हो, यू कैन मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट. ऐसे हर कंट्री की अलग अलग फॉरेन पॉलिसी रहेगी, किधर ना किधर कुछ ना कुछ तो मैच होगा, किधर ना किधर कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, तभी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रह पाएगा. इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ directive principle of state policy in part 4 article 51 of the Constitution of India, which states that the government of India shall strive for the promotion and maintenance of international peace and security. See, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 55 अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिखा हुआ है कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल स्ट्राइव हार्ड फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. लाइक इंडियन गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करनी चाहिए कि दे मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. फर्दर, सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया aspired to emerge as a major power and play an influential role in international politics. फर्दर क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, इंडिया एक मेजर पावर बोल के आया एंड इट प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल एंड इट फ्रेम्ड सर्टन इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड एवरीथिंग विच गिव अ बूस्ट टू आवर इकोनॉमी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी include
protection of the sovereignty and integrity of the country, promoting economic growth and development and ensuring national security in a broader sense. एक और ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन पॉलिसी को? एक तो अपना कंट्री प्रोटेक्ट करने का, इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने का, अपना इकोनॉमिक, वी शुड हैव प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड आवर नेशनल सिक्योरिटी इन अ ब्रॉडर सेंस शुड बी सिक्योर्ड एंड एवरीथिंग, राइट. फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट वन इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड सेकेंड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड growth and ensuring national security, right? These are the basic two objectives. Since 1990s, India has adopted the policy of greater integration with the world economy in order to sustain a high growth rate. 1990s, in what happened in 1990s? India adopted certain policies with the world economy in order to sustain a high growth rate. ताकि अच्छे से हाई ग्रोथ रेट रहे अपना लाइक इकोनॉमी का. वी शुड हैव अ प्रॉपर ग्रोथ रेट इन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इट स्टार्टेड अप विथ सर्टन पॉलिसी. एज अ रिजल्ट, गुड रिलेशन विथ नेबर कंट्रीज, हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ रीजनल ग्रुप्स, ensuring peace and order in the Indian Ocean and the Indo-Pacific region are also some important objective of contemporary foreign policy of India. इसके लिए एक स्टेप क्या था? वन इज टू लाइक हैव अ गुड रिलेशन विथ नेबर कंट्रीज, राइट. नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन अच्छे से रहे. अपार्ट फ्रॉम दैट हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ रीजनल ग्रुप्स, राइट, सच एज EU, एशियन, ASEAN, इन सब के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट रहे. फिर इंडियन ओशन में देयर शुड बी एंश्योरिंग पीस एंड ऑर्डर इन द इंडियन ओशन, एंड इंडो पैसिफिक रीजन आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द foreign policy of India. These are the very important objective of the foreign policy of India. Next is second is the principle of Indian foreign policy. There are some fundamental ideals that act as a guidelines to foreign policy maker in India. Abhi there are fundamental ideas that act as a guidelines for making foreign policy in India. They are listed as सोवरेनिटी, इक्विटी ऑफ स्टेट. लाइक हर स्टेट को इक्वल चांस देना चाहिए कि लाइक एक ही स्टेट प्रोग्रेस करेगा, सब करेगा, एक ही स्टेट से सब कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ऐसा है क्या? नहीं. एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन पेक्युलरिटी. एवरी स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट. सो इफ योर स्टेट इज प्रोड्यूसिंग समथिंग गुड, समथिंग नाइस, देन यू कैन एक्सपोर्ट इट ना. देन सोवरेनिटी, इक्विटी ऑफ स्टेट. रिस्पेक्ट फॉर द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्टेट्स. रिस्पेक्ट करो, हर स्टेट की रिस्पेक्ट करो. हर स्टेट अलग अलग है. लाइक आसाम इज़ वेल नोन फॉर टी, केरला इज़ वेल नोन फॉर स्पाइसेस, राइट. कर्नाटक इज़ वेल नोन फॉर राइस, पंजाब इज़ वेल नोन फॉर वीट. कर्नाटक से कॉटन भी अच्छा आता है अपने को. सो रिस्पेक्ट ऑल द स्टेट्स. नॉन इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर ऑफ एनी स्टेट्स. हर स्टेट का कुछ ना कुछ तो इंटरनल प्रॉब्लम रहता है. सो प्लीज डोंट इंटरफेयर इन दैट. लेट दैट स्टेट हैंडल इट, और लेट द यूनियन और देन स्टेट डिसाइडेड. व्हाई अदर स्टेट हैज़ टू पोक देयर नोज इन द मिडल ऑफ द एक स्टेट के प्रॉब्लम में. वो स्टेट के प्रॉब्लम का आप दूसरा स्टेट ने फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज. सी, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, सो देर आर सर इंटरनेशनल लॉज, देर आर सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल. You have to follow that. जैसे कि in the season of mangoes, जो टॉप क्वालिटीज़ के मैंगोज रहते हैं, लाइक एकदम बड़े साइज़ के मैंगोज रहते हैं, दे आर एक्सपोर्टेड, राइट. बाकी सारा इंडिया में रहता है, राइट. सेम थिंग विथ टी. आई हैव विजिटेड द टी फैक्ट्री एंड आई हैव सीन देयर कि बाबा आप जो टी लीव्स निकालते हैं, फिर उनको ड्राई करके क्रश करते हैं ना, जो सबसे बड़े बड़े पार्ट्स है, लाइक 21 टाइप्स के टी पाउडर बनते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ लाइक एकदम बड़ा वाला रहता है दाना, फिर सेकंड क्वालिटी थोड़ा सा कम, ऐसे क्या करते करते 21 टाइप्स पे जब तक आता है ना, इट इज़ कम्प्लीटली अ स्मॉल पार्टिकल, लाइक पूरा पाउडर, कुछ भी नहीं उसमें. वो किस में यूज़ करते मालूम है? टाटा टी. आप वो ट्रेन में डिप डिप वाली टाटा टी पीते हो ना, ताजमहल टी डिप डिप करके, वो लास्ट क्वालिटी की चाय रहती है.
लास्ट क्वालिटी का चाय पाउडर रहता है। और अप टू 1 to 15 ऑल द टी पाउडर आर एक्सपोर्टेड। मतलब जो बचा कुचा कचरा माल, जो छोटा छोटा सब दाना रहता है ना, वो अपन इंडिया में यूज़ करते हैं। यू नो दैट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट। मतलब अपने इंडिया में लाइक आम भी जो अच्छे अच्छे आते हैं ना, लाइक बड़े बड़े बिग क्वांटिटी के, एवरीथिंग इज एक्सपोर्टेड। इनफैक्ट बनानास भी, अपन बोलते हैं ना वो छोटे छोटे बनाना आते हैं, देशी केला, इलायची केला, छोटे छोटे, वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं। अपने यहाँ पे इलायची केला वगैरह जो एकदम छोटे छोटे साइज में आते हैं ना, वो बहुत कम मिलते हैं मंडी में। क्यों? क्योंकि वो केले को डिमांड फॉरेन में ज़्यादा और वो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अपन जो भी इंडिया में खाते हैं वो कचरा रहता है और बचा कुचा माल रहता है। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट। क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हर चीज़ का एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल रूल है, लॉ है। वो लॉ पे अगर आपको खरा उतरना है, वो इंटरनेशनल लॉ पे अगर आपको खरा उतरना है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट स्टैंडर्ड, और आपका माल उसी हिसाब से होना चाहिए। लाइक कुछ साल पहले ऐसे हुआ था कि लाइक मैंगो का एक पूरा कंटेनर वी हैड सेंड टू सम कंट्री, लाइक एक्सपोर्ट किया था, एंड इट वाज सीन कि बाबा ये मैंगो शायद वो स्टैंडर्ड तक नहीं है, दे आर एक थोड़ा सा साइज छोटा था, तो पूरा कंटेनर वापस आ गया था। सो वी हैड अ बिग लॉस। सो रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉस, active participation in international and regional organization. There should be an active participation in international and regional organization. Believe in peaceful coexistence and peaceful resolution of international dispute. Like international dispute जो भी है, international जो भी आपके प्रॉब्लम्स है किसी कंट्री के साथ या कोई मैटर को लेके, it should be resolved in a peaceful way, right? झगड़ा करने का क्या, तुरंत वॉर करने के आने का क्या, नहीं, इट कैन रिजॉल्व इन अ पीसफुल वे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीच ऑफ 7 December 1946 गिवन ऑन द ऑल इंडिया रेडियो स्पेल्ड आउट द कोर फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था, इट वॉज ऑन 7 September 1946 ऑल इंडिया रेडियो पे, इट वॉज अनाउंस्ड दैट feature of international, in that he had main important topic was his international foreign policy. In that what he stated, we propose as far as possible to keep away from the power of politics of group allied against one another, which have led in the past to world war and which may again lead to disaster on an even wider scale. हम लोग व्हाट ही सेड इन स्टेट कि बाबा हम ट्राई करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है कि लाइक पॉलिटिक्स ग्रुप वगैरह सारे इन्वॉल्व ना करें, वॉर की वजह से जो भी कंट्रीज अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट जो भी राइवलरीज है, जो भी है, वी वॉन्ट गेट इन्वॉल्व इन इट एंड वी विल स्टे अवे फ्रॉम द डिजास्टर्स। He also hoped to have friendly relation with England and greeted the यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। सी वी नो कि इंग्लैंड ने अपने को बहुत बुरी तरह से लूटा है, ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह से लूटा है अपने को, बट स्टिल ही सेड कि बाबा वी ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशन विद इंग्लैंड एंड सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट। ही होप दैट द पास्ट फ्रेंडशिप विद चाइना वुड कंटिन्यू इन द फ्यूचर। सी पहले अपने चाइना के साथ बहुत अच्छा था, ही होप दैट इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। About India's position in Asia, he said, we are of Asia and the people of Asia are near and closer to us than other. See what he said कि India it belongs to Asian continent, right? And we as a Indian will take care of in Asian, एशिया में और जो भी countries है उनका ध्यान रखेंगे and will try to be have a good relation with them. India is so suitable that she is the priority of Western, Southern and Southeast Asia. India is so situated, इंडिया ऐसे सिचुएशन में है, ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जो वेस्टर्न, सदर्न और साउथ ईस्ट एशिया के एकदम पास में है। नाउ नेक्स्ट इज द नॉन अलाइनमेंट।
नॉन अलाइनमेंट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। हाँ, नॉन अलाइनमेंट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट लिटरली मीन्स नॉट टू बी पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री अलायंसेस। नॉन अलाइनमेंट मीन्स हम किसी मिलिट्री पार्ट का अलायंस नहीं होंगे। लाइक दो कंट्री में वॉर हो रहा है ना, वी वॉन्ट गेट इन्वॉल्व इन टू इट। लाइक हम अपनी तरफ से दोनों में से किसी कंट्री को नहीं करेंगे। It was Indians' response to the Cold War policy of the two superpower। इंडिया ने कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जब चल रहा था तो दो सुपर पावर बन गए थे, तो इंडिया ने क्या बोला, हम दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देंगे। द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन अटेम्प्टेड टू extend their respective sphere of influence to the promoting military alliances in Europe, Asia and else in the world। Unlike many countries in the world that chose to align with an alliances by one of the two superpower, India choose to remain non-aligned। अभी क्या हो गया, अभी कोल्ड वॉर का सिचुएशन हो गया है। हर कंट्री अभी पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन। वी स्टडीड दिस इन फर्स्ट सेकेंड चैप्टर एंड ऑल, राइट। अभी इट वॉज पार्ट, अभी इंडिया क्या करना चाहिए, इंडिया शुड गो टूवर्ड्स विच कंट्री, किसी कंट्री नहीं। व्हाट इंडिया डिसाइडेड, इंडिया सेड कि बाबा हम लोग नॉन अलाइड है, वी वोंट चूज एनी ऑफ द पावर। इट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द सुपर पावर। इंडिया क्या थी, दोनों सुपर पावर से दूर रह गई। द आइडिया एंड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अभी आइडिया पॉलिसी जो भी निकाली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, ये किसका था, इट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था उस वक्त कि बाबा वी आर फॉर्मिंग नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। लाइक दोनों सुपर पावर है, हम दोनों में से किसी सुपर पावर का साथ नहीं देंगे। वी वोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द सुपर पावर। इट वॉज हु, जवाहरलाल नेहरू सेड। उसके बाद बहुत सी कंट्री ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्वेश्चन वे रेस्ड अबाउट द रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अभी कोल्ड वॉर सब खत्म हुआ, अब क्या हो गया, अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिस जिस कंट्री ने फॉर्म किया उनका क्या करने का। इट मस्ट बी नोटेड दैट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड पीस अप्रोच आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। आज भी हिस्ट्री में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोल के अपना बहुत सा नाम है एंड इंडिया प्लेड अ मेजर रोल इन इट। नाउ factors influencing Indian foreign policy. First is geography. Its vast coastline in the south and the pressure of Himalayan mountain range to the north and the northeast have shaped India's attribution towards foreign and security policy. See, अपना geographical location इंडिया का कैसा है, अपने यहाँ पे साउथ इज फुल्ली कवर्ड विथ वाटर। लाइक एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, राइट। देन ऊपर नॉर्थ साइड में जाओ तो क्या है, पूरे हिमालयन माउंटेन रेंजेस है टू द नॉर्थ, और ये क्या है, और एक तरफ है टूवर्ड्स द फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कंट्री लाइक चाइना अक्रॉस ऑलमोस्ट द एंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर अफेक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब चाइना क्या है, चाइना इज वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री टूवर्ड्स आवर नॉर्थ ईस्ट, राइट। अभी चाइना के साथ अपना फॉरेन ट्रेड भी तो अफेक्ट होता है, फॉरेन पॉलिसी भी तो अफेक्ट होती है। आज अपने यहाँ पे कितना माल चाइना का आता है, डू यू नो, एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम चाइना। इनफैक्ट बीच में अपन ने दिवाली के आसपास या आफ्टर दिवाली अगरबत्ती भी अपन ने चाइना से एक्सपोर्ट करने लगे थे लोग। क्यों, चाइना से सॉरी इम्पोर्ट करने लगे थे, क्यों, इंडिया में जो अगरबत्ती का पैकेट जो अपन भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं ना, इंडिया में वो पैकेट अगर 30 रुपये में मिल रहा है तो व्हाट चाइनीज डिड, वो वही पैकेट 20 रुपये में इंडिया में बेचने लगे थे। वही पैकेट इंडिया में आते आते 20 रुपया हो रहा था। क्यों ऐसा, उनके पास मैन पावर है एंड टेक्नोलॉजी है, दे यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे और वही माल वो सस्ते में लाए। तो कम से कम
1 करोड़ कुछ तो अगरबत्ती का पैकेट्स वगैरह आए थे इंडिया में उस वक्त। एंड इससे क्या हुआ, अपना इंडियन मार्केट तो अफेक्ट हुआ, प्रॉफिट किसको मिला, चाइना को मिला। आज अभी कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, मेड इन चाइना है क्या प्रोडक्ट, आई डोंट नीड इट देन। यू गो टू द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू विल सी चाइनीज प्रोडक्ट, हर इस पे लिखा रहेगा मेड इन चाइना, राइट। चाइना का इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड पॉलिसी है और चाइना ने हर कंट्री में अपना मार्केट जमा के रखा है। द यूनिक ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया, वाइल ऑल नेबरिंग कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विथ इंडिया। ऑल नेबरिंग कंट्रीज लाइक एक तरफ अपने पास बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इस तरफ क्या है, चाइना है, तिब्बत है, राइट। ऑल साउथ ईस्ट कंट्री क्या है, उनका बॉर्डर अपने साथ शेयर करते हैं। इफ़ यू सी डाउनवर्ड यू विल सी द श्रीलंका एंड ऑल। एक तरफ अंडमान निकोबार है, एक तरफ दीव दमन है। द यूनिक ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया, while all neighboring countries share a border with India, none share a border with each other shape the foreign policy too. India holds a dominant position in the Indian Ocean. इंडियन ओशन पे इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन, एक डोमिनेटिंग पोजीशन है। इट हैज़ एन एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन विथ लक्षद्वीप आइलैंड इन द वेस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इन द ईस्ट। वो इंडियन ओशन में क्या है, वी कैन सी 2 आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड इन द वेस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इन द ईस्ट। ये अपना क्या है, इंडियन ओशन में अपना डोमिनेटिंग पोजीशन है और एक्सक्लूसिव क्यों बना है, और ये कोस्ट एक्सटेंड कब होता है, जब लक्षद्वीप आइलैंड इज इन द वेस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इज इन द ईस्ट। सो दिस वी हैव द यूनिक पेक्युलरिटी ऑफ इंडिया, और इससे अपने को फॉरेन ट्रेड में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री। दिस इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज सच एज पीस एंड कोएग्जिस्टेंस। It also includes the influence of historical culture ties with the neighboring civilization in West, Central and Southeast Asia on Indian foreign policy. अभी अपना कल्चर, वैल्यूज़, ये सारे क्या है, अब डू वी गो फॉर वॉर डायरेक्टली, नहीं ना। कितना भी कुछ भी हो जाए, अभी पाकिस्तान इतने टेररिस्ट भेजता है, इतनी बार हमले करता है, क्या अपन तुरंत वॉर करते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं करते, अपने कल्चर में क्या है, it is in our culture to have a peace and coexistence. It also includes the influence of historical culture ties with our neighboring civilization. अपना पहले से अपने neighboring countries के साथ we have a very good relationship, like Southeast Asia and West Central वगैरह, इन सब के साथ अपने क्या है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं। Some of the basic value of Indian foreign policy like anti-colonialization and anti-rationalism were laid during freedom struggle. Indian foreign policy में क्या था, some basic values क्या थे Indian foreign policy के, like colonialism, ये rationalism, इन सब पे we won't affect. Next is the history. History क्या है, sorry, next is the economy. The policy of non-alignment has a political, economic and static context. ये क्या है, जो अपन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किए थे ना, उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एक कंसेप्ट था। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस दैट हैड एमर्ज फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड। एक क्या था, अपने को पॉवर्टी, अपने देश में पॉवर्टी वगैरह तो बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी थी, बैकवर्डनेस था, सारे कॉलोनियल वगैरह थे, सब थे। तो इन सब से ओवरकम करना ये अपना मेन टारगेट है। अगर इंडिया कोल्ड वॉर में किसी कंट्री का साथ दे देती तो क्या होता, अपन पॉवर्टी इन सब में सब कभी बाहर ही नहीं निकल पाते थे इतना। बट इंडिया ने क्या डिसाइड किया, नॉन अलाइनमेंट, और अपनी प्रॉब्लम, अपनी कंट्री की प्रॉब्लम की ओर ध्यान दिया। इंडिया ऑल्सो रेफ्यूज टू एक्सेप्ट फाइनेंशियल एड फ्रॉम वेरियस डोनर कंट्रीज if it came with conditional unacceptable to India. अभी मालूम है इंडिया का इकोनॉमी पूरा डाउन है, इंडिया के पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो व्हाट हैपन, फॉरेन कंट्रीज़ क्या किया, दे स्टार्टेड
गिविंग डोनेशन, बट डोनेशन क्या था, इट वॉज ऑन सर्टन कंडीशंस, राइट। जो कंडीशन ठीक लगती है, जो कंडीशन अपने देश की भलाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, वो एक्सेप्ट करके दे वर एक्सेप्टिंग द डोनेशन, बट इंडिया रिजेक्टेड दोज डोनेशन विच वेर against them, which were not acceptable to the country India. The policy of import substitution and giving importance to public sector enterprises had a tremendous impact on Indian foreign policy. हाँ, अभी import substitution लाइक जो भी अपन import कर रहे हैं उसका substitute निकालने का एंड अपन इंडिया में ही वो प्रोड्यूस करने का, हाँ, और पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने। इससे क्या हुआ, अपना tremendous, there was change in the tremendous foreign policy. Many fundamental changes have occurred in foreign policy of India after adopting the policy of liberalization, privatization and globalization in the post 1991 era. अभी क्या हुआ, we have seen that we have come up with many changes in foreign policy of India. अपन ने foreign policy में बहुत सारे changes लाए which were in our favor. कब, जब अपन ने पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट की, राइट। वी हैव स्टडीड दिस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इन इकोनॉमिक्स। उसमें अपन ने देखा, उसमें अपन ने प्राइवेटाइजेशन देखा, लिबरलाइजेशन देखा, ग्लोबलाइजेशन देखा। इन सब की वजह से क्या हुआ, पहले सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, एवरीथिंग वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, राइट। पब्लिक सेक्टर के हाथ में सब कुछ था, प्राइवेट सेक्टर को इतना गवर्नमेंट एनकरेज नहीं कर रही थी एंड MNCs वेर ऑल्सो नॉट अलाउड। आफ्टर 1991 क्या हुआ, MNCs स्टार्टेड कमिंग अप, राइट। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया और जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज थे हर इस पे वो भी सारे कम कर दिए। इससे क्या हो गया, मैनी पीपल केम अप विद देयर ओन ट्रेड, लाइक जिसको अपना बिजनेस बंद करना था वो आसानी से बंद कर सक रहा था, ही कैन मर्ज विथ समवन एल्स एंड ऑल। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, अपन ने MNCs को एंट्री दी, हाँ, MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज को एंट्री दी। इसकी वजह से क्या हुआ, अपना इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमी। द नेक्स्ट 2 points विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।